बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है नागा जनजाति। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि नागा जनजाति जो है वो भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो कि नागालैंड में रहती है या फिर उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करती है। और इस अर्थव्यवस्था, इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है या इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वह कृषि, पशुपालन, आखेट, मछली पालन और कहीं कहीं पर जहाँ सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहाँ पर ये कुटीर उद्योग भी स्थापित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे नागा जनजाति के कृषि कार्य के बारे में, कुटीर उद्योग के बारे में, मछली पकड़ना और उनके अधिवास के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नागा जनजाति है उनकी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एक कार्य आखेट है ना, शिकार करते हैं ये लोग। तो दूसरी जो इनकी अर्थव्यवस्था है या इनका जो आर्थिक आधार है या इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसमें आता है कृषि कार्य। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे नागा जनजाति के कृषि के बारे में, कुटीर उद्योग के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में और उसके बाद बात करेंगे इनके मानव अधिवास, इनके घरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं नागा जनजाति का कृषि कार्य। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करती हैं, मुख्य रूप से नागालैंड में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त ये मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी निवास करती हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागा पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत तैयार करके अब कृषि कार्य करने लग गई हैं। क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र इनका पहाड़ी है तो पहाड़ों में ये क्या करते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं पहाड़ों को काट काट करके और उन सीढ़ी नुमा खेत तैयार करते हैं और उसमें फिर ये कृषि करने लग गए हैं। परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि ही की जाती है जिसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जहाँ पर इनको सुविधा मिल गई है वहाँ तो ये पहाड़ों को काट काट करके सीढ़ीनुमा खेत बनाने लग गए हैं और उन खेतों में कृषि करने लग गए हैं। लेकिन जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ आज भी ये स्थानांतरित कृषि ही करते हैं जिसे झूमिंग कहा जाता है। अब ये स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इस कृषि में क्या होता है कि कृषक एक बहुत बड़े वन्य क्षेत्र के या तो जंगलों को काट देते हैं या जंगलों में आग लगा देते हैं और उसके बाद इन्हें जमीन मिल जाती है, भूमि मिल जाती है और फिर ये उस भूमि पर कृषि करते हैं। 2-3 साल तक ये उस भूमि पर कृषि करते रहेंगे, फसलें उगाते रहेंगे। 2-3 साल बाद, क्योंकि ये अच्छी किस्म के उन्नत बीज, रासायनिक खादों का तो उपयोग करते नहीं है, तो 2-3 साल तक जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति रहती है तब तक ये कृषि कर लेते हैं। अब 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, फसलों का उत्पादन नहीं होता है, तो ये उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं और वहां जाकर वनों में या तो वनों को आग लगा देते हैं या वनों को, पेड़ों को काट देते हैं और भूमि प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस भूमि पर कृषि करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, बार बार हर 4-5 साल में, हर 2-3 साल में अपने स्थान को परिवर्तित कर करके कृषि करते हैं। इसीलिए इस कृषि का नाम स्थानांतरित कृषि है। इस कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है। जंगलों को काटकर वह साफ करके भूमि पर 1 या 2 या 3 साल तक कृषि की जाती है। बाद में लंबे समय के लिए उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। इस बीच में पुनः इस पर झाड़ियाँ उग जाती हैं, तब फिर इन्हें वापस से साफ करके वापस कृषि कर ली जाती है। मतलब 2-3 साल तक खेती करेंगे, फिर ये भूमि बंजर हो गई तो उसको परती छोड़ देंगे, कहीं और जाकर खेती करने लग जाएंगे। थोड़े टाइम में यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह ही उगेंगी, फिर वापस आ जाएंगे लौटकर तो झाड़ियों को हटा देंगे, फिर वापस यहाँ पर खेती कर लेंगे। तो ये बार बार स्थान परिवर्तित करके खेती करना ही स्थानांतरणशील कृषि कहलाता है। सीढ़ीदार खेत बनाने में भूमि अपरदन एवं कटाव रुक जाता है। अब अगर हम सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करते हैं तो भूमि अपरदन व कटाव इससे रुक जाता है। नहीं तो क्या होता है कि वर्षा जब पहाड़ों पर एकदम से होती है तो वर्षा के जल के साथ पहाड़ों की मिट्टी घुल घुल करके नीचे मैदानों में आती है। लेकिन अगर हम सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ों पर करते हैं तो उससे मृदा का अपरदन, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों व नहरों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है।
कृषि उत्पादनों की दृष्टि से नागा जनजाति स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन में ये लोग संतरा, सेब, नाशपाती और चाय का उत्पादन भी करते हैं। मतलब खाद्यान्न फसलों का तो उत्पादन करते ही हैं, साथ के साथ ये बाग भी लगाते हैं और उस बागवानी के अंतर्गत सेब, संतरा, नाशपाती और चाय का भी उत्पादन ये करते हैं। कुछ प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान है। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में मिलती हैं। कुछ कपास भी उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में धान भी उत्पादित किया जाता है और चाय तो यहाँ पर जंगली झाड़ी के रूप में भी उगती है। साथ के साथ यहाँ पर जहाँ कहीं पॉसिबल होता है वहाँ पर कपास भी पैदा की जाती है। तो ये थी इनकी कृषि व्यवस्था। अब अगर हम इनकी अर्थव्यवस्था को देखें तो इनकी अर्थव्यवस्था में पशुपालन तो होता ही है, कृषि भी होती है, लेकिन साथ साथ ये लोग कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को भी लगाते हैं। अब क्या है कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग इनका, वो देखते हैं। नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग धानों द्वारा कपड़ा बुनना है। ठीक है, धान से ये क्या करते हैं, कपड़ा बुनते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियों द्वारा छोटे करघों के माध्यम से कपड़ों की बुनाई की जाती है। ठीक है, अब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर अधिकांश आदिम जनजातियाँ क्या करती हैं, छोटे छोटे करघों के माध्यम से कपड़ों को बुनने का कार्य करती हैं। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बुनना है या बनाना है। यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है। सभी नागा कुटीर उद्योग में कपड़ा नहीं बनाते हैं, परंतु अगर इनका कुटीर उद्योग देखें तो इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बनाना ही है, परंतु वो मोटा कपड़ा बनाने का कार्य सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है। केवल 2 उपवर्ग इस धंधे में लगे हुए हैं। नागा जनजाति के जो उपवर्ग थे उनमें से 2 उपवर्ग ऐसे हैं जो कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। नागा जनजाति में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब है जो लोग कपास उगाते हैं वे कपास ही उगाएंगे, जो सूत काटते हैं वो सूत ही काटेंगे, जो कपड़ा बनाते हैं वो कपड़ा ही बनाएंगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो मिट्टी ही बनाएगा, जो चटाई टोकरी बनाता है, चटाई टोकरी तो सभी लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को या जिस उपवर्ग को जो काम मिला हुआ है वह वही कार्य करेगा। कपास बुनने का कपास लगाने का उगाने का कार्य जो उपवर्ग करेगा वही करेगा। कपड़ा बुनने का कार्य जो उपवर्ग करता है वही करेगा। मिट्टी के बर्तन बनाने के लोग उपवर्ग फिक्स है तो वह वही कार्य ही करेंगे। लेकिन जैसे चटाइयाँ बनानी हो, टोकरी बनानी हो, तो ये काम सभी नागाओं में होगा। अच्छा, इनके यहाँ पर जो लोहार होता है उसे बड़े आदर भाव से देखा जाता है। ये प्रत्येक गांव में रहता है और ये क्या करता है, लोहार कृषि के लिए इनके औजार बनाता है। ये था इनका कुटीर उद्योग। तो हमने देखा कि कुटीर उद्योग में मेनली तो इनका क्या होता है, मोटा कपड़ा बनाने का कार्य ये लोग करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने हो, सूत काटना हो, चटाइयाँ टोकरियाँ बनाना हो, लोहे के औजार उपकरण बनाने हो, ये सब कार्य भी यह उद्योग के रूप में होते हैं। अब मछली पकड़ने का कार्य, यह जनजाति मछली पकड़ने का कार्य तालाबों और नदियों में करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई भी किससे की जा रही है, तालाबों और नहरों से, नदियों से की जा रही है। तो इसीलिए यहीं पर तालाब, नदियों और नहरों से ही ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पहाड़ी बागों के नीचे स्थित तालाबों में जालों, टोकरों और भालों की सहायता से मछलियों को पकड़ते हैं। अब जब पहाड़ों से नदियाँ निकलकर मैदानों में आती हैं तो उन मैदानी भागों में जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाल, भाले और टोकरियों को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इनके अधिवास यानी इनके घर या मकान किस तरह के होते हैं। तो ये जनजाति पहाड़ी भागों में तो निवास करती है। इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं। जो पहाड़ होते हैं उनके जो मध्य के कटक होते हैं जिसे रिजेस कहते हैं, वहाँ इनके मकान बने होते हैं। पहाड़ी ढालों पर ये जनजाति कृषि कार्य करती हैं। बताया था ये भी आपको कि पहाड़ों पर ये क्या करते हैं, पहाड़ों के जो ढाल होते हैं वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ये कृषि करते हैं। गाँव बसाने के लिए नागा लोग
कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखते हैं। जैसे उनको गांव बसाना है तो गांव बसाने से पहले ये देखेंगे कि आसपास में कोई जल का स्थायी स्रोत हो, क्योंकि जल होगा तभी कृषि होगी और सारे कार्यों को करने के लिए जल तो चाहिए। तो आसपास में कोई जल का बड़ा स्थायी स्रोत हो, साथ ही साथ गांव के आसपास की कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो, है ना। तो दो चीज पे, एक तो ये हुआ कि जब ये मकान गांव कहाँ बसाएं, तो इसके लिए एक तो ये स्थायी जल का स्रोत ढूंढते हैं, दूसरा आसपास की जो भूमि हो वो उपजाऊ हो, तब ये गांव बसाते हैं। औसतन गांव में 200 से 300, 250 से 300 तक के मकान होते हैं या घर पाए जाते हैं। इनके मकान प्राय 2-2 छातों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाजा बड़ा होता है। मकान में दरवाजे भी 2 होंगे, सामने का दरवाजा बड़ा होता है और पीछे का दरवाजा छोटा होता है। धनी नागा अपने घर में सींग और कुर्रे भी लगाते हैं। जो रिच नागा होते हैं वो अपने घर में जानवरों के सींग और कुर्रे लगाते हैं। दरवाजों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घर बना होता है। मारम नागा अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं बनाते हैं, क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। तो अब इनमें जो मारम नागा है वो वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर का दरवाज़ा नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो ये थे इनके अधिवास या मकान। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नागा जनजाति जो थी वो कृषि किस प्रकार से करती है, कौन कौन से उनके कुटीर उद्योग है, उनके अधिवास या उनके घर या मकान किस तरह के बने होते हैं।